नमस्कार, मैं हूं तिशा गुप्ता। हाजिर हुआ आपका अपना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ डिबेट लेकर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है। तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने तो वहीं कांग्रेस इतिहास बदलने के लिए मैदान में ताकत झोंक रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों से खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी 26 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान होगा। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटें अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से वोटों का मार्जिन बढ़ाकर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार सबकी नजर है, जहां कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी से सांसद संतोष पांडे आमने सामने हैं। वहीं महासमुंद में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी और कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू में कड़ी टक्कर है, तो कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाथ और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी का दावा है कि इस चरण की तीनों लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतने वाली है। इस बार परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है और भाजपा के पक्ष में वातावरण है। लगातार जो हमारी सभाएं बैठकें हुई है, उससे बहुत स्पष्ट रूप से निकलकर आ रहा है कि ये तीनों लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगातार हम इन सीटों पर जीतते रहे हैं। इस बार परिस्थितियां और अनुकूल है, तो निश्चित रूप से ये तीनों सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इन तीनों सीटों पर जीतने वाली है। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस का कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी कांग्रेस के पक्ष में ही माहौल है। कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और बीरेश ठाकुर मैदान में हैं। कांग्रेस के दिग्गजों के सामने बीजेपी के प्रत्याशी कहीं नहीं ठहरते। पहले चरण के मतदान के बाद से यह साफ हो गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी के 10 सालों का हिसाब करने को तैयार बैठी है। पहले चरण के मतदाताओं ने बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। दूसरे चरण के भी जो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा है, वहाँ की भी जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रही है। और हमारे तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप में स्टार हैं। श्री भूपेश बघेल जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कद बेहद बौना है। जनता भूपेश बघेल जी को अपना सांसद बनाना चाहती है, वही स्थिति महासमुंद में है। और बहरहाल दूसरे चरण की तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने प्रचार में खूब पसीना बहाया। बीजेपी के लिए जहां पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों ने सभाएं लीं, वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपक बैज ने प्रचार किया। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन इन दिग्गजों का भविष्य कैसे तय करती है, किसे जीत मिलती है और किसे अगले 5 साल के लिए इंतजार करना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए, अब इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता परेश बागबाहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, चर्चा की शुरुआत अमित जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट की यदि बात कर ले तो यहां से आपकी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जरा एक बार 2023 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो यहां पर अपनी साखें बचा पाए भूपेश बघेल। विधायकी का चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी की साख नहीं बचा पाए, सत्ता हाथ से चली गई। इन सब चीजों के बावजूद आपकी पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। अब इसके पीछे मैं कारण समझना चाहूंगी, जरा आपसे समझा दीजिए।
अमित जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, किसी कारणवश कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम अमित जी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परेश बागबाहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। यहां पर राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है। भले ही विधानसभा चुनाव में सत्ता उनके हाथ से चली गई हो, लेकिन उनके कद को नकारा अभी भी नहीं जा सकता है। क्या लगता है, कितनी बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि वहां पर से आदरणीय भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दागदार नेता है। उनके ऊपर 508 करोड़ रुपए के महादेव सट्टा का आरोप लगा हुआ है और उनकी जांच चल रही है। और वहां पर जो चुनाव हो रहा है, एक ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक व्यक्ति जो नोट के गद्दों में सोता है, एक व्यक्ति तो जमीन में सोता है। और भूपेश बघेल जी का जहां तक सवाल है, भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए वहां पर फिर से जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो वहां पर हावी है। वो चुनाव, जैसे आज हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि भाई जो वहां पर जो चुनाव लड़ रहा है वो मोहम्मद अकबर और ढेबर जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये फिर से इनका वही चलेगा, पूरा तुष्टीकरण का राज वहां पर चलेगा और वहां पर भी वो उसी प्रकार के तत्वों जी, उन्होंने 5 साल खूब घूम करके पूरे क्षेत्र की सेवा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिला है, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे घर घर नल पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो जिसको कांग्रेस ने रोका है, जो अब चालू हो रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे वो अन्य जितनी भी योजनाएं हैं। अभी जो जब से यहाँ पर आदरणीय साय जी की सरकार बनी है, तब से मोदी गारंटी के अंतर्गत सारे काम तेजी से हो रहे हैं। किसानों को पूरा 3100 रुपया, जो अंतर की राशि 917 रुपए के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख टन धान का पैसा किसानों के घर में पहुंच गया है। 2 साल का बोनस, जिसको गंगा जल पकड़ करके भूपेश सरकार ने कसम खाई थी कि हम ये पैसा देंगे, वो पैसा वहां पहुंच गया है। महतारी वंदन योजना की 2 किस्त वहां पहुंच गई है। और जो 18 लाख मकान, गरीबों की छत जो कांग्रेस ने छीनी थी, उसका भी राज्यांश वहां पर पहुंच गया है। इस प्रकार से पूरी स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया है और उसमें जिस तरीके से वो यहां पर संपत्ति के ट्रांसफर में जो टैक्स लगाना चाहते हैं, जीवित व्यक्ति के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहते हैं, जब व्यक्ति मर गया उसके बाद भी टैक्स लगाना चाहते हैं। कांग्रेस के ओवरसीज के जो अध्यक्ष सेम पित्रोदा जी ने कहा कि हम अमेरिका में जिस प्रकार का कानून चलता है कि 55% ट्रांसफर मनी टैक्स लगेगा, वैसे ही वो यहां पर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बहुत जोश में कहा था कि हम फिर से आर्थिक सर्वे करवाएंगे, सामाजिक सर्वे कराएंगे और उसके आधार पर फिर से हम प्रॉपर्टी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इनकी पूरी जो है जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपने साथ रखना है और जाति जनगणना के आधार पर बाकी लोगों को बांट करके राज करने की इनकी योजना है, जो किसी भी हालत में यहाँ की जनता सारी बात को समझ गई है, वो सफल नहीं होने देगी। जिस प्रकार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में इन्होंने न्योता को ठुकराया और सनातन धर्म के खिलाफ इनके अलायंस के डीएमके ने जिस तरीके से खिलाफ में बीमारियों का नाम सनातन धर्म के बारे में बोला, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में ये वहां पर जो SC ST का जो आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, वो वहां पर अल्पसंख्यक के नाम से मुसलमानों को देना चाहते थे। जिस प्रकार में 10% आरक्षण OBC से काट करके वहां पर अल्पसंख्यक के नाम से मुसलमानों के नाम में ट्रांसफर किया था,
ये सारी बातें यहाँ की जनता देख रही है और ये बात बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार की घोषणा पत्र कांग्रेस यहाँ पर लाई है वो पूरी तरीके से माओवादी। आप बता रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र आपने किया, मैं ये समझना चाहती हूं शायद इस बात को रखने के और भी तरीके हो सकते थे। आपने इस बयान से मंगलसूत्र पर सियासत शुरू कर दी, मंगलसूत्र पर राजनीति करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद आपका कहना है कि आरक्षण को जो मुस्लिम समुदाय है उनके पक्ष में किया जा रहा है। हर एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में आखिर धर्म के नाम पर ही आकर क्यों रुक जाता है, यहीं तक क्यों सीमित हो जाता है, भावनात्मक मुद्दों से चीजों को क्यों जोड़ते हैं? जी नहीं, ये तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस यहाँ पर धर्म की राजनीति कर रही है। एक धर्म का पूरा जमात अपने पक्ष में रखना चाहती है और दूसरे धर्म को जाति मतगणना के नाम से, जनगणना के नाम से जो है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहती है। ये तो कांग्रेस कर रही है। ये यहाँ पर दो हिस्सों में समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, पहले धर्म के आधार पर और उसके बाद एक धर्म को कई जाति के आधार पर बांटना। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी तो सब किसी की विरोधी नहीं है। आपकी बात। अब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव 2023 में हो, इसकी बात कर ले तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकी का चुनाव तो जीत गए, अपनी साख बचा ली, लेकिन पार्टी की साख नहीं बचा पाए, सत्ता हाथ से चली गई। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव के मैदान में पार्टी ने इन्हें उतार दिया है। जरा समझा दीजिए क्या मुख्य कारण इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय नेता है और जिस प्रकार का काम उन्होंने किया था, ठीक है, चुनाव में तो जीत हार चलते रहती है। चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे, कांग्रेस से भी कई बड़े नेता चुनाव हारे, भाजपा से भी कई नेता चुनाव हारे, हार जीत चलते रहता है। इसका पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। विषय में देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न बहुत कम प्रकार इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जो अभी आपने किया कि ज्वलन मुद्दों पर बात भाजपा नहीं करती, तुष्टीकरण की बात करती है, धर्म पे चले जाती है। एक्चुअल में इनका एजेंडा यही रहता है। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसका संकनाट अभी प्रथम चरण के रूप में हो गया और दूसरी चरण है, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश के इतिहास को बदलने वाला और जिस प्रकार से कहते ना दशा और दिशा को तय करने वाला, देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाला और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और जिस प्रकार का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो भाजपा के नेता जिनके घोषणा पत्र से महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्द गायब है और जो कहते हैं ना कि हमारे घोषणा पत्र में जो हमने न्याय पत्र लाया है 48 पेज का घोषणा पत्र है और उसमें 10 हमने वादे किए हैं और 25 गारंटी की हमने बात की है, 10 चीजों पर हमने बात किया है और सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमने बताया है। अब इन्होंने 4 अपने प्रमुख स्तंभ रखे हैं और उसमें इन्होंने रखा है गरीब, किसान, महिला और युवा। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी सरकार आने के 10 वर्षों में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है और इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बेवाक कर दिए, लेकिन किसी भी गरीब का कोई टैक्स माफ नहीं किया। और आज भी जिस प्रकार की महंगाई है, त्राहीमाम लोग कर रहे हैं। युवा की आप बात करें, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। लोकसभा में मेरा सवाल आपसे ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में क्यों उतारा है? आप भारतीय जनता पार्टी पर जा रहे हैं और उनके मुद्दे गिनवा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। ठीक है, इसी चर्चा में मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेद भी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, आपका रुख करूंगी। अब तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगा रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए और तमाम मुद्दों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, इन स्थितियों को करीब से देख पाते हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है इस बार जमीनी हकीकत क्या कह रही है, पलड़ा किसका भारी है? देखिए, द्वितीय चरण के तीनों लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो पिछले जो रिकॉर्ड है वो ये बताते हैं कि महासमुंद को छोड़कर बाकी दोनों लोकसभाओं में पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का कब्जा और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो कहीं न कहीं आप इस लिहाज से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है, आप देखेंगे जिस तरह की टिकट वितरण कांग्रेस ने की है, जिस तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग है, जो एमपी रहे हैं उनकी टिकट काटी, तो कहीं कहीं जो लड़ाई है कुछ सीटों पर इस बार देखेंगे तो नेट टू नेट मुकाबले दिख रहा है। और निश्चित तौर पर आपने जो भूपेश बघेल की बात कही कि वो
अपनी सरकार नहीं बचा पाए और उनको फिर से मैदान में उतारा गया, तो कहीं न कहीं जो उनकी एक निश्चित तौर पर उनके ऊपर करप्शन के कई सारे चार्जेस भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए और कई सारी चीजें उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा है, जो लोकसभा क्षेत्र जहां पर वो प्रचार के लिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है, मुख्यमंत्री जो रहे हैं भूपेश बघेल पूर्व में, वो काफी एग्रेसिव नेचर के हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में वो बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे जो राजनांदगांव लोकसभा सीट है वहां पर एक काफी हालांकि वहां पर बहुत बड़ा जातिगत फैक्टर कभी काम नहीं किया है। पूर्व में साहू समाज के प्रत्याशी भी हार चुके हैं और कुर्मी समाज के प्रत्याशी वहां से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, क्योंकि संतोष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से रिपीट किया है और जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनको वहां से कांग्रेस ने मौका दिया है, तो वहां पर मुकाबला नेट टू नेट इसलिए होगी। लगातार आप देखेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो राजनांदगांव क्षेत्र में दौरा किया तो किया था, लेकिन आप जब से प्रत्याशी बने हैं वो लगातार हर गांव में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कुछ जगह पे विरोध भी हो रहा है और कुछ जगह पे उनको स्वागत भी हो रहा है। तो हम एक ये अभी ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत है या कांग्रेस कमजोर है। मुकाबला नेट टू नेट है। तीनों लोकसभा सीटों के लिए आप बात करें, चाहे महासमुंद की बात करें, चाहे राजनांदगांव की बात करें, चाहे कांकेर की बात करें, तीनों ही जगहों पे आप देखेंगे इस बार मुकाबला काफी कठिन है, क्योंकि कांकेर में जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, पिछले बार जब मोदी लहर थी उस समय वो काफी बमुश्किल 7,000 वोटों से ही हारे थे। तो कहीं कहीं वहां पर भी मुकाबला नेट टू नेट दिख रहा है और जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि कल वोटिंग है, मतदान के बाद समझ में आएगा जो मतदान का जो प्रतिशत है पिछले चुनाव से बढ़ता है कि घटता है, क्योंकि जब मतदान का प्रतिशत सामने आता है उसके बाद ये अंदाजा लगाना हो जाता है कि किसका पलड़ा भारी है। और इसी तरह यदि बात करें महासमुंद की, तो महासमुंद में पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काबिज हैं और निश्चित तौर पर वो तीनों ही प्रत्याशी साहू समाज से आते थे, और लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर साहू समाज को टिकट नहीं दिया है और कांग्रेस उसी साहू समाज के पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए वहां से ताम्रध्वज साहू को मैदान करा। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जो साहू वोट बैंक है उस पर कांग्रेस अपना जो है हक जताना चाहती है और उसको पूरी तरह से उनको ये उम्मीद है कि जो साहू वोट बैंक है, जो ताम्रध्वज साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उसके पक्ष में मतदान करेंगे। और यही वजह है कि वहां पर भी जो मुकाबला है नेट टू नेट देखने को मेरा निश्चित तौर पर रूप कुमारी चौधरी जो तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस बार नेक टू नेक ही है इन तीनों लोकसभा सीटों पर। चलिए ठीक है, एक बार फिर से रुक करूंगी मैं आपका। परेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से कौशल जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस बार सिटिंग एमएलए जो है उनका टिकट काटा है। अब यहां पर महासमुंद लोकसभा सीट की बात कर ले तो जो सिटिंग एमएलए हैं चुन्नीलाल साहू, उनका टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी को आपने चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर इसी को लेकर लोगों में कई जगहों पर नाराजगी भी है। इतना बड़ा रिस्क आखिर लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों ने क्यों लिया? साहू कार्ड को दूर रखकर, दरकिनार कर ओबीसी को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, ऐसा है कि जो वहां पर से आदरणीय रूप कुमारी चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं, वो पहले वहां पर एमएलए रह चुकी, संसदीय सचिव रह चुकी हैं और जिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की किसी की टिकट काटी नहीं जाती, बल्कि किसी और को कोई और दायित्व दे दिया जाता है। तो वहां पर किसी प्रकार से साहू समाज कोई ताम्रध्वज साहू जी के पक्ष में नहीं है। वो साहू समाज वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि अधिकतर जो साहू समाज है उस क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये इस प्रकार की अफवाह बेमतलब की उड़ा रहे हैं। आपको मालूम ही होगी बीरनपुर की घटना में ईश्वर साहू जी ने, वहां पर जो एमएलए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब उनके लड़के के साथ हत्या किया एक समुदाय ने, तो उस समय ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे। उन्होंने राजधर्म ना अपना करके तुष्टिकरण का जो उनकी नीति रहती है उसका निर्वहन किया है। उसको लेकर के वहां पर भी समाज में बहुत विरोध है। आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि वहां पर जो साहू समाज है वो अपने मत का उपयोग अपने अनुसार करेगा। वहां किसी प्रकार का जातिवाद महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, ना ही पूरे छत्तीसगढ़ में है। ये सिर्फ ऊपर के जो राजनीतिक पंडित हैं ये कुछ भी गलत सलत अपना हिसाब जमाते रहते हैं और किसी प्रकार का जातिवाद छत्तीसगढ़ में नहीं है। और आपको ये बता दूं कि जो इन लोगों ने जो वहां पर ताम्रध्वज साहू जी को रखा, यहां पर भूपेश बघेल जी को रखा या किसी और नेता को कहीं रखा, उसके पीछे कारण ये था कि बाकी लोग
लड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि 5 साल में जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है वही चुनाव लड़ें, और उनको इस कारण से उनको जो है बलि का बकरा वहां पर बना दिया गया है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि जिस तरीके से मोदी जी के प्रति लोगों की जो सद्भावना है और मोदी जी की जिस प्रकार की सभाओं में लाखों लोग उमड़े हैं, अमित शाह जी की सभाओं में उमड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं में उमड़े हैं, जेपी नड्डा जी की सभाओं में उमड़े हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी की सभाओं में भीड़ रही है, और पूरे कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ तीसरे बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल भी मुकाबला नेक टू नेक नहीं है, बल्कि एक तरफा यहां की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने को तैयार बैठी है। आप जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा आप ये देख लीजिएगा। जी बिल्कुल परेश जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि मुकाबला नेक टू नेक है या नहीं, क्योंकि कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि मुकाबला नेक टू नेक है, तो आप ये दावा सिर्फ इस बात पर कैसे कर सकते हैं कि जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है तो मुकाबला नेक टू नेक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आने वाला समय बताएगा कि चुनाव परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। अमित जी, अभी इससे पहले जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा कर रही थी, मैं लगातार दौरा कर रहा हूं। चलिए ठीक है परेश जी। अमित जी, इससे पहले मैं आपसे बात करी थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा। जिस तरह से अभी परेश जी ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, उनकी साख दांव पे लगाई हुई है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं चाहते भूपेश बघेल चुनाव लड़े। जिस तरह से अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, इस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? जी मैं चाहता ही था, वैसे आप अगर नहीं भी कहती तो मैं आपका पूर्व सवाल को सुन नहीं पाया था। मैं आपका जवाब जरूर देता इस सवाल का। मैं भागने वाले प्रवक्ताओं में से नहीं। पहली चीज, आपने कहा कि भूपेश बघेल जी को क्यों लड़ाया। देखिए आपको बता दो कि पूरी देश में जनता में आक्रोश है, प्रदेश की जनता में आक्रोश है। जो भी वादे इन्होंने पूरे किए थे उसे डिलीवर नहीं किए, कांग्रेस को डिलीवर नहीं किए, और देश की जनता ने प्रण ले लिया है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, और अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। और भ्रम और भय का जो एक चरित्र बना के रखा था इन्होंने जाल, उसको सच्चाई से तोड़ने का काम हमारे नेता करेंगे। और भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम किया है, एक लोकप्रिय नेता है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, परेश भैया मेरे बड़े भाई है और अच्छे विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन आज कहते हैं ना कि बड़े दुख के साथ मुझे कुछ पंक्तियां उनके लिए कहना पड़ रहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और जो मुफ्त में आते बरबत करे भाजपा प्रवक्ता उसका नाम। अरे वो ज्योतिषी तो गए क्या? वो हमारे यहाँ की कहानी बता रहे हैं कि ज्यादा पैसा कमा लीजिए, उनको चुनाव लगा दीजिए, आज इनको ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मुझे लगता है कि भैया प्रवक्ता ज्यादा बेहतर है, ज्योतिष बनने का प्रयास ना करे। और रही बात अब लोकतंत्र में जनता के बीच में जनता जनार्दन होती है, और इस लोकतंत्र में जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से बताएगी, इसका अहंकार को तोड़ेगी। और मैंने कहा ना, ये देश दो विचारधारा की लड़ाई है, एक देश तोड़ने वाला और एक देश जोड़ने वाला। और निश्चित तौर पर इस बार इतिहास छत्तीसगढ़ में बदलेगा, और 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने जा रही है। और जिस प्रकार से आप देखिए 400 का नारा लेके खड़े थे, अब खुद इनके नेता कहने लग गए हैं कि 150 में आके हम लोग सिमट जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ऐसी चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जनता को वादा किया और अगर आप पूरा नहीं किए, जनता सबक सिखाने में पीछे नहीं रहती है। चलिए ठीक है अमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह है और मतभेद है भूपेश बघेल को लेकर, मैं चाहती थी कि आप इस पर सफाई दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं चाह रहे थे कि भूपेश बघेल चुनाव लड़े। वो चाहते थे कि कोई, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता ने ही पत्र लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि किसी स्थानीय नेता को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अभी समय का अभाव है, इसी के चलते मैं चर्चा करना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक आखिरी सवाल कौशल जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी गिनवाती है, कांग्रेस गिनवाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती है। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जिस तरह से आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई और स्थानीय मुद्दे भी हो सकते थे, जंगल, जल, धर्मांतरण, ऐसे कई मुद्दे उठा सकती थी दोनों ही पार्टियां, लेकिन इन्हें दरकिनार किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे देशव्यापी मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन जब आप निचले स्तर पर जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो वहां पर जनता की जो समस्याएं होती है, जो बिजली है, जो पानी है, जो सड़क है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर उनका फोकस रहता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा वो हमारे लिए क्या करेगा, हमारे गांव की सड़क के लिए क्या कमाएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा, हमारे जो बीमार जो परिजन है उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा। तो कहीं न कहीं इस तरह के जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, अभी आप देखेंगे कई छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज भी
पीने का पानी सीधे नल से नहीं पहुंच पाया। तो कहीं न कहीं ये विडंबना है कि आप इतने बड़े बड़े दावा करते हैं, हजारों करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, ये सबसे बड़ी विडंबना है। राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं, जिस तरह यदि आप लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आपको घर घर पहुंचना चाहिए। क्योंकि 5 साल में अभी जो चुनाव का नजारा देख रहे हैं, 5 साल में एक बार ही नजर आता है कि जो प्रत्याशी है वो घर घर पहुंचता है। मुझे लगता है कि ये 5 साल तक चलना चाहिए और जो प्रत्याशी है जो चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए काम करे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी चलिए ठीक है। परेश जी, अमित जी और कौशल जी, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और स्वराज एक्सप्रेस से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ से दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। तमाम तरह के मुद्दे दोनों ही पार्टियां उठा रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी परिणाम किसके पक्ष में निकलकर सामने आते हैं और कल का घमासान यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है 3 लोकसभा सीटों पर। अब फिलहाल शुक्रिया और इस खास पेशकश में इतना ही।